लास्ट क्लास में हमने लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली थी, है ना? यस सर, यस सर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ये फॉर्मूले Yes, मैंने sir. आपको बताए थे, यस सर। ठीक है? लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? मिरर फॉर्मूला सर इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। हाँ, और लेंस इसमें बस फॉर्मूला इतना होता है, वो होता ये होता है, माइनस में हो जाता है, 1/f 1 इक्वल बाई टू वी 1 माइनस 1 बाई माइनस 1/u। यस, ठीक है। मैग्निफिकेशन का बेसिक जो फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो सेम रहेगा दोनों के लिए। यस सर, ओनली यस v अपॉन u वाला फॉर्मूला चेंज हो जाता है, माइनस v बाई यू की जगह प्लस v बाई यू हो जाता है प्लस इसमें लेंस में। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि रियल इमेज पहले वहां लेफ्ट में बनती थी, इसमें राइट में बन अब रही यहाँ है। राइट में बनती है। हाँ, इसलिए वो प्लस माइनस का अपोजिट हो रहा है दोनों में। समझ में आया? वर्चुअल इमेज वहां राइट यस में सर, बनती थी, यहाँ पे लेफ्ट में बनेगी। यहाँ समझ पे में आया? लेफ्ट में। लेंस में, यस सर। ठीक है। यस। फिर हमने देखा था हाँ सर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, सेकंड वाली जो फोकल लेंथ होती है वो मानते हैं वो पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। और कॉनकेव लेंस की 1/f। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी पावर भी नेगेटिव होती है। जनरली याद रखो, चाहे मिरर हो या लेंस हो, अगर जो भी कन्वर्ट करता है उसकी पावर पॉजिटिव होती है। समझ में यस आया? सर। और जो डाइवर्ट करता है उसकी पावर नेगेटिव होती है, जो कुछ नहीं करता उसकी पावर 0 होती है, जी। ठीक है। यस सर। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस कहते हैं, ये होमवर्क दिया था मैंने, आ गया इसका आंसर? किया कि नहीं किया? यस। क्या था सर? हाँ, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? सर मुझे -13.34 सेंटीमीटर आया वी। चलो चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस, तो u -40 हो गया। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -20 सेंटीमीटर, आपने प्लस लिया माइनस? सर माइनस। फाइंड इट्स इमेज डिस्टेंस, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/f। f कितना है? -20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यह है माइनस ऑफ 1/-40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर से -1/20। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 40, तो -1 -2 टाइम्स, तो -3/40। तो v की वैल्यू कितनी आई? -40/3 40/3। सेंटीमीटर। आई गेस ये आया था, ये आया। यस सर। तो माइनस का मतलब कौन सी इमेज बनी है? हमसे नेचर भी पूछा है ना। माइनस मतलब किधर बनी है? राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट साइड पे बनी है। लेफ्ट में मतलब कौन सी बनी होगी? वर्चुअल। वर्चुअली लेंस, हाँ हाँ, वर्चुअली। वैसे भी कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है। दोनों कैसे याद है ना, दोनों में वर्चुअल बनी है यस सर। कॉनकेव मिरर की। ये देखो दोनों, ये भी वर्चुअल बनी और ये भी वर्चुअल बनी, तो बिटवीन ओ एंड एफ बनी है। समझ यस में आया सर, कि ये वाला केस? यस सर। ठीक, तो किसी इमेज बनी है वर्चुअल। वर्चुअल कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट होती है। समझ में आया? यस सर। जिसने नहीं किया वो लिखो, लिखो इसको। और जिनने कर लिया है वो ये क्वेश्चन करो। An object of height 5 centimeter is placed in front of convex lens of focal length 15 centimeter at a distance of 30 centimeter.
फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे, हाइट है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड लोकेशन। सॉल्व करो उसको। लाइक मुझे v अभी 30 मिलता है। चलो देखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, जो जो गिवन है लिखते जाओ। 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव। एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो u कितना हुआ? माइनस -30 30 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड लोकेशन। लोकेशन पहले बता देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यस सर। तो 1/f की वैल्यू 15, 1/v बताना है, u की वैल्यू -30 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे 30, 2 माइनस 2 1 अपॉन माइनस 1 है। हाँ 2 टाइम्स आएगा ना, 15 इंटू 2 30, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/30। तो v की वैल्यू आई 30 सेंटीमीटर। प्लस में आई मतलब कैसे इमेज बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो सही था। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? अब मैग्निफिकेशन निकालो। फॉर्मूला होता है v/u, HI अपॉन HU है ना। पहले v/u से मैग्निफिकेशन निकाल लो। v/u, v कितना है? 30 30 u सेंटीमीटर। कितना है? 30 -30, तो मैग्निफिकेशन आया -1, क्योंकि रियल इमेज का मैग्निफिकेशन माइनस आता है। समझ में आया? यस यस सर। है ना। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है इन्वर्टेड ना। होता है। हाँ। अब गलती से आप कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि फॉर्मूला लगा देते -v/u वाला, मिरर वाला, तो उनको फिर बाद में समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप -v/u लगाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रियल का तो प्लस में होता ही नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। तो आपको खुद से ही फॉर्मूला फिर सही करना होगा, है ना। ये सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यस है सर। ना। तो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए। यहीं पे आपको लिख लेना है कि रियल इमेज बनेगी। जैसे आप लिख लोगे रियल इमेज बनेगी तो आपको पता लग जाएगा m माइनस में आना चाहिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इधर लिखता हूँ इसके आगे। m का एक और फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ HI ऑब्जेक्ट। अपॉन HU। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना है? -1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5। -5 होगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि उल्टी सर बन रही है ना। वो उल्टी है, इन्वर्टेड बनी है, दैट्स व्हाई। सो गुड, लिखो इसको। सही है सर मेरा। हुआ कि सनसेट और सनराइज, सनराइज हमेशा जो एक्चुअल सनराइज होना चाहिए उस टाइम से पहले ही हो जाता है, बिफोर, है ना। और सनसेट होने के बाद भी सन आपको दिखाई देता है। देखा है कि नहीं देखा ऐसा? यस सर। इसका रीजन समझते हैं। ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। यस। सो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये सन है, सॉरी ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है ना। ये एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के बाहर यूं समझ लो वैक्यूम है, ठीक है। ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें एयर के पार्टिकल्स वगैरह सब है। समझ में आया क्या? यस सर। है ना। अब इस लेवल को बोलते हैं होराइजन। इस लेवल को क्या बोलते हैं? होराइजन। ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो सन जब आपको
एक्चुअल में सन जब इसके ऊपर निकलेगा तभी दिखाई देना चाहिए। समझ में आया क्या? है ना? इस लाइन के नीचे का आप देख नहीं सकते हो, इस लाइन के नीचे का आप देख सकते नहीं हो, है ना? क्योंकि अगर रेस अगर सीधी सीधी आती तो सन जब तक यहां तक नहीं आता तब तक आपकी आंखों में नहीं आती। समझ में आया क्या? यस सर। अगर सन यही है, अगर Yes, सन यही sir. है, ठीक है, अगर सन यहाँ पर है, नीचे है, और अगर रेस को सीधे ही जाना है तो वो आपकी आंखों में कभी नहीं आ पाएगी। जैसे ये वाली रेस यहाँ आ जाएगी, है ना, और ये वाली रेस ऐसे निकल जाएगी। समझ में आया क्या? आपकी आंखों में कोई भी रेस नहीं आएगी। समझ में आया? यस सर। बट एक्चुअल में क्या होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको पता ही है रे बेंड होती है, पता है कि नहीं पता? सो माना कि सन होराइजन लेवल से नीचे है, बट इससे मान लो ये एक रे आ रही है, ठीक है, ये एक रे आ रही है। अब जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी इसकी स्पीड में थोड़ा चेंज आएगा। समझ में आया? यस सर। इसके स्पीड में थोड़ा चेंज आएगा। अब इसको जाना तो ऐसे था सीधे, ठीक है, बट ये बैंड होके यहाँ से कंटिन्यूसली बैंड होके अर्थ पे आ जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ पर जब ये अर्थ पर आई ऐसे, तो यहाँ से देखने वाले को क्या लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रही है। आया समझ में? यस सर। तो उसको लगेगा सन राइज हो चुका है। समझ में आया? यस सर। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ है क्या? नहीं, सन तो यहाँ है, एक्चुअल रेस तो यहाँ से आई है। आया समझ में? तो इसको देखने वाले को क्या लगेगा कि रेज यहाँ से आ रही है। So this is the reason behind the apparent shift in the position of the sun at sunrise and sunset. इसको हम क्या बोलते हैं? Apparent shift in the position, है ना, of the sun at sunrise and sunset पर भी ऐसा ही हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। सन एक्चुअल में सेट हो चुका होगा फिर भी दिखाई देगा क्योंकि रेस बेंड हो जाती है। आया सोच में? यस सर। इस लाइन को बोलते हैं होराइजन। ठीक है, बनाओ डायग्राम। है ना, ये जो एटमोस्फियर होता है ना, जब ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ लिखना भी होगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें कि जैसे रेज एंटर करती है एटमोस्फियर में तो बेंड होती है, बिकॉज ये थोड़ा डेंसर मीडियम है, बाहर एरर मीडियम था, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। किधर बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। एक्चुअल पाथ ऐसा था, नॉर्मल ऐसे बनेगा यहाँ पर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा यहाँ सेंटर से पास होगा, होगा कि यस नहीं सर। होगा? यस तो सर। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। फिर अंदर भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली बेंड होगी, क्योंकि अंदर इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी एटमोस्फेयर की। समझ में यस आया सर। क्या? हाँ सर। तो कंटिन्यूसली ऐसे बेंड होके यहाँ आ जाएगी अर्थ पर, है ना? तो ये आपको लिखना है। सो जनरली अराउंड यहाँ से सन को आने में 2 मिनट लगते हैं होराइजन लेवल पे, बट 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लग जाता है। समझ में आया? यस सर। और ऐसा ही 2 मिनट एक्स्ट्रा हमें शाम को दिखता है। सो लेंथ ऑफ द डे हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देती है। हमें डे यस डे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? यस सर। अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता तो 4 मिनट हमारे डे के कम हो जाते हैं हमारी लाइफ से एवरी डे। समझ में आया? यस सर।
लिख लिया? यस सर। हटा दूं ये पेज? यस सर। देन एक और एग्जांपल है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जांपल है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स, तो आपको याद रखना है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू, फिर आपको समझाना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट टिक करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना? अब क्यों होता है वो हम समझते भी हैं। जैसे मान लो आप ये ग्राउंड पर खड़े हुए हो और स्टार तो बहुत ऊपर है, बट फिर भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है? तो इससे जो लाइट रे आती है वो अर्थ के, वही अर्थ के एटमॉस्फेयर, इधर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, समझ में आया क्या? यस सर। इसमें जब लाइट रे आएगी तो ये मान लो बेंड होके आपकी आईज में आ गई, तो आपको स्टार दिखाई देगा, समझ में आया? किधर? इस पोजीशन पर, यहाँ पर कहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा रे यहाँ से आ रही है ना? अब कभी क्या होता है, रे कभी ज्यादा बेंड होती है, कभी कम बेंड होती है, यहीं से इस स्टार से आने वाली रे कभी आपकी आंखों में आई नहीं, समझ में आया क्या? कभी तो आ रही है, क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है, हवाएं चलती रहती है, प्रेशर चेंज होता रहता है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी चेंज होती रहेगी, समझ में आया? यस सर। तो कभी ये रे बेंड होके आपकी आंखों में आती है, कभी नहीं आती है, तो आती है तो स्टार दिखेगा, नहीं आती है तो नहीं दिखेगा। तो आपको क्या, जब नहीं दिखेगा तो, और फिर नहीं दिखने के बाद फिर एकदम से दिखेगा, तो आपको लगेगा स्टार ट्विंकल कर रहा है, समझ में आया? यस सर। सो ये रीजन होता है, समझ में आया? सर आप एक और बार समझा सकते हैं? हाँ, एक और बार समझाता हूँ। देखो स्टार ट्विंकल क्यों करता है, यूं समझो, अगर हमारी आंखों में लाइट आए जाए आए जाए, आई फिर बंद हो जाए, फिर आई फिर बंद हो जाए, तो हमें ऑब्जेक्ट चमकता हुआ दिखेगा, ट्विंकल करते हुए दिखेगा, बार बार बंद चालू बंद चालू बंद चालू, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर वही हो रहा है, स्टार से जो इसकी लाइट आ रही है वो कभी हमारी आंखों में आती है, कभी नहीं आती है। अब ये ना आने का रीजन क्या है, और कभी आने का रीजन है, कभी ना आने का रीजन क्या है? क्योंकि कभी ये ज्यादा बेंड होती है, कभी कम बेंड होती है, समझ में आया क्या? यस सर। अब बेंड क्यों होती है? क्योंकि डेंसर मीडियम है, और कभी एंगल क्यों चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा बेंड हो रही है, कभी कम हो रही है, क्योंकि इसकी डेंसिटी फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है, समझ में आया क्या? यस सर। तो रे का भी एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता रहता है, तो कभी हमारी आंखों में आ जाती है तो स्टार दिख जाएगा, कभी नहीं आएगी तो नहीं दिखेगा। और जब ये चीज बार बार होगी तो हमें बार बार स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखेगा, समझ में आया? यस सर। तो इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है? यस सर। अब कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाई इज द स्काई कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, व्हाई क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट, है ना? व्हाई एट सनसेट एंड सनराइज सन अपीयर्स रेडिश। इसके लिए पहले आपको समझना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या समझना होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जब लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स, जब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पर फॉल करती है ना? जैसे लाइट आ रही है, उनके रास्ते में कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जब उनपे वो फॉल करती है, उनपे वो फॉल करती है, बोलो इंसिडेंट होती है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने इरेगुलर रिफ्लेक्शन में देखा था, याद है इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ, लाइट एवरी डायरेक्शन में फैल जाती है यस सर। इरेगुलर में, है ना? तो वही जब यस सर। लाइट रे जब इन पार्टिकल्स पे टकराती है तो छोटे ये अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या फिर इरेगुलर जैसा ही होता है ना? यस। यस सर। और इस फिनोमेना को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो।
सर एक और बार वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हाँ, एक्सप्लेन कर सकते इस हैं? देखो नाम से समझो, स्कैटरिंग मतलब स्कैटर करना। क्या करना? स्कैटर मतलब फैला देना, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देना। समझ में आया? ओके सर। सो जब लाइट रे ऐसे टाइनी पार्टिकल्स पे स्ट्राइक होती है तो वो टाइनी पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। समझ में आया? यस सर। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया या फिर से बताऊं? यस सर, समझ में आया। हाँ, जैसे आपने देखा होगा अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? हमें यस सर, आसपास क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यस बिकॉज सर, ऑफ दिस टाइप ऑफ, ये सब वॉल्स हमें, टेबल चेयर, ये सब हमें क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। समझ में यस आया? सर, यस सर। ठीक है, तो ये कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन से Irregular. हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है क्या? नहीं, उससे तो हमें इमेज नहीं दिखती सर, उससे इमेज दिखाई देता है। है। यस, वैसे जब लाइट रेन पार्टिकल्स पे स्ट्राइक होती है तो पार्टिकल भी सेम वो इरेगुलर वाला रिफ्लेक्शन करते, स्कैटर कर देते लाइट को। तो आपने देखा होगा वो पार्टिकल भी दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं? देखो, जहां पर जैसे मान लो आपके घर के रूम में रहता है ना, छोटा सी ओपनिंग रहती है, उसमें से जब यस सर। लाइट रे अंदर आती है तो लाइट रे वो पार्टिकल्स लाइन से दिखाई देते हैं आपको, उससे आपको लाइट का पाथ भी समझ में आता है, लाइट आ रही है इधर से। समझ में आया यस क्या? सर, यस जैसे सर। डेंसली फॉरेस्ट है, उसमें ट्री के बीच बीच में से जो लाइट रे आती है नीचे अंदर, डेंस फॉरेस्ट में, वहां पर भी आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो यही पार्टिकल है जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, वो उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस सर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? व्हेन लाइट falls on tiny particles, then diffused reflection takes place and light spreads in all possible directions. This phenomenon is known as scattering of light. ठीक है, अब देखो यस कुछ पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल जो हमें वैसे दिखाई भी नहीं देते। कुछ थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, सबकी अलग अलग साइज होती है ना? यस समझ सर। में आया? और एक और चीज, लाइट में जब सन से लाइट आती है तो उसमें ये 7 कलर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं ना विबग्योर। मुझे बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। रेड की। और सबसे कम? वॉयलेट की। वॉयलेट की। मतलब इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है, इस तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम एंड वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम, है ना? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब शॉर्टर वेवलेंथ वाली होती है सभी। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू सब क्या होती है? इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी होती है। छोटी होती है। येलो, ऑरेंज, रेड, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब एक बात मुझे बताओ, ये इतने से पार्टिकल पे जब लाइट टकराई तो ये तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, अब इस पे जब बड़ी बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट आएगी, मान लो रेड आ रही है, ऑरेंज आ रही है, येलो आ रही है, तो क्या उसको ये स्कैटर कर पाएगा क्या? नो सर। ये जो पार्टिकल है इससे ज्यादा बड़ी तो वेवलेंथ है उसकी, लाइट की। समझ में यस आया सर। क्या? हाँ, आया समझ यस में? सर। सो क्या होता है, मेनली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना वो ब्लू, इसकी वेवलेंथ कम होती है बहुत, तो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं मेनली। कौन सी लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं ये? ब्लू लाइट को। ब्लू को। समझ में आया क्या?
यस हाँ, और जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ती जाती है तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट भी फिर स्कैटर हो सकती है। आया समझ में? तो सर फिर तो मुझे वॉयलेट भी बताओ। स्कैटर क्यों नहीं होती, बिकॉज उसका भी तो वेवलेंथ कम है। नहीं, देखो, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कलर भी कितना है। सो मैक्सिमम जो होता है वो ब्लू ही होता है छोटी वेवलेंथ में। समझ में आया क्या? ओके ओके हाँ सर। हम्म। तो सन से जब रेज आती है स्काई में ब्लू को दिखाई देता है, वो हम अलग से अभी बाद में लिखवा भी दूंगा, ठीक है। सो जब स्काई से जब लाइट स्काई में आती है तो उसमें बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल्स है, एयर के मॉलिक्यूल से बहुत छोटे छोटे। समझ में आया? यस सर। है ना? और जो ब्लू लाइट होती है वो लार्जर प्रोपोर्शन में होती है देन वॉयलेट लाइट। सनलाइट के अंदर जो ब्लू का प्रोपोर्शन है वो वॉयलेट से ज्यादा होता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो एटमॉस्फेयर में फिर जब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे स्काई के अंदर तो मैक्सिमम इसी को स्कैटर करेंगे। बहुत छोटे हैं तो येलो ऑरेंज रेड इनको तो कर नहीं सकते। समझ में आया क्या? यस सर। तो जब वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे तो हमें कलर कैसा दिखाई देगा स्काई का? ब्लू दिखाई समझ में देगा। आया क्या? यस आया सर। समझ में? सो इसलिए मैंने आपको पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझाया, तो ये बातें हम लिख लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। समझ में आया क्या? सो पहले हम क्या यस लिखेंगे सर। कि स्मॉल पार्टिकल्स जो स्कैटर करते हैं वो मेनली क्या करते हैं? ब्लू लाइट करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जैसे डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं, है ना, स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। देखो, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी पार्टिकल की उतनी ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी होगी लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करने की, वरना नहीं कर पाएगा। समझ में आया? यस सर। सो व्हेन size of the particle increases, light of longer wavelength also scatter। समझ में आया? जैसे येलो ऑरेंज रेड वाला, ठीक है, लिखो यहां तक। फर्स्ट हमें क्या करना है? कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। क्यों ब्लू होता है मैंने बताया, बिकॉज सर बिकॉज एटमोस्फेयर के जो पार्टिकल्स है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल है, एयर के पार्टिकल्स। और स्मॉल पार्टिकल्स मेनली कौन सा कलर स्कैटर करते हैं? ब्लू कलर। ब्लू, बिकॉज ब्लू का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो वो जो कलर स्कैटर कर रहे हैं वही हमारी आंखों में आएगा, यस सर। है ना, इसलिए हमें ब्लू दिखता है। देन सेकंड, द क्लाउड्स अपीयर वाइट। इसका क्या रीजन है बताओ? शायद क्लाउड्स में बहुत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर स्कैटर करते हैं व्हाइट लाइट को।
क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर क्लाउड में बहुत डस्ट पार्टिकल होते हैं तो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, स्कैटर करते हैं व्हाइट लाइट को। व्हाइट लाइट को कोई लाइट नहीं होती, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स होता है। ये सर तो सारे कलर्स को लाइक एब्जॉर्ब कर हाँ, लेते हैं तो नहीं एब्जॉर्ब नहीं, सारे कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनकी हाँ। साइज बड़ी होती है। समझ में आया क्या? यस सर, हाँ सर। ठीक है। आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स, आइस के क्रिस्टल्स, ये सब लार्ज साइज के होते हैं। सो दे रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, ऑल कलर को स्कैटर करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। और जब जब सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं तो उसका कलर क्या दिखता है, व्हाइट। समझ में आया? यस सर। इसलिए क्लाउड्स व्हाइट दिखाई देते हैं। ठीक है। यस सर। देन थर्ड, आपने देखा होगा सन का कलर सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेडिश या थोड़ा ऑरेंजिश होता है कि नहीं होता है? मतलब हायर वेवलेंथ वाला कलर होता है उसका। हायर वेवलेंथ Yes. मतलब रेड या ऑरेंज, होता है कि नहीं होता? फिर नून तक आते आते येलो हो जाता है, होता है कि नहीं होता? Yes sir. सो इसका रीजन क्या है? एट सनराइज और सनसेट the sun appears reddish. The sun appears reddish. इसका क्या रीजन होगा? देखो वही रीजन है, जब सनसेट होता है, सनराइज होता है, तो सन, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है पूरा ये, ठीक है। तो इधर से सनसेट या सनराइज के टाइम पे जो रेज आएंगी उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। समझ में आया? ये Yes डिस्टेंस sir. मैक्सिमम है, आया समझ में? Yes sir. मैक्सिमम डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी पड़ती है कब? सन की रेस को सनसेट या सनराइज के टाइम पे जब ऊपर से आती है नून के टाइम पे, तब तो ये डिस्टेंस कम हो जाती है, होती है वाली, होती कि नहीं होती? Yes sir. समझ में आया? तो Yes. इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते करते क्या हो जाता है कि आपको पता है मेनली ब्लू, छोटी वेवलेंथ वाले तो सब कलर स्कैटर हो जाएंगे यहीं पर ही। ब्लू कलर जो है वो तो सब यहीं स्कैटर हो जाएगा। समझ में आया? तो बाकी जो बच गए कलर वो हमारी आंखों में आते हैं। Yes sir. स्काई को देखोगे तो ब्लू दिखेगा क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है। समझ में आया? Yes sir. कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। स्काई को देखोगे तो ब्लू कलर दिखेगा, क्यों? क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है। बट सन को देखोगे, ये ऐसे लगेगा ना, यहाँ से सन से रेज आ रही है, तो Yes sir. सन से तो सातों कलर आए थे। समझ में आया क्या? बट मोस्टली तो यहाँ बीच में स्कैटर होके अलग हो गए ना, अब बचा कौन सा? Yes sir. Red color. आया समझ में? Yes sir. रेड क्यों बच गया? Yes sir. रेड क्यों बच गया? हाँ sir. क्योंकि कि हायर वो वेवलेंथ लॉन्गर है डिस्टेंस उसको। वो हाँ, हाँ नहीं लॉन्गर हायर डिस्टेंस वेवलेंथ है, एक तो मेन रीजन ये हायर वेवलेंथ है तो वो स्कैटर नहीं हो पाता है। समझ में आया हाँ। क्या? Yes sir. Yes sir. रेड और ऑरेंज या उनका मिक्स कलर। लॉन्गर Yes. डिस्टेंस से क्या हुआ कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी उतना ज्यादा स्कैटर होगा, Scatter सारे होगा। कलर खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे। हाँ समझ में और आया फिर वो क्या? बचेगा कलर वो दिखेगा। हाँ, सो बचेगा प्योर रेड या ऑरेंज या उनका मिक्स। समझ में आया? Yes sir. इसलिए रेड दिखाई देता है। ये तो सब स्कैटर हो गए ना यहाँ पे। हाँ सर। तो लास्ट में क्या बचा? रेड। रेड कलर। रेड और समझ में आया? यस सर। लिखो इसको। So most of the colors scatter in the way
बिकॉज मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। लिख लिया? यस सर। अब देखो, हमने ये देखा था कलर ऑफ स्काई ब्लू होता है, बिकॉज मेनली ब्लू कलर स्केटर होते हैं रास्ते में, इसलिए ब्लू दिखता है। बट आपने देखा होगा जनरली ब्लू मॉर्निंग और इवनिंग में ही दिखता है, नून में तो व्हाइट ही दिखता है। अब अभी देखोगे तो ब्लू दिखेगा आपको, नून में देखोगे दिन में तो व्हाइट दिखता है आपको। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन भी वही है कि जब नून में लाइट आती है तो उसको मिनिमम ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में। यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। ये लाइट आ रही है ना नून में, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है ट्रेवल करने की। तो इतनी कम डिस्टेंस में मोस्टली सभी कलर इक्वली स्कैटर होते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. तो इसमें क्या लिखेंगे हम? लाइट एट नून we get light rays after traveling the shortest distance। समझ में आया? थ्रू एटमॉस्फेयर। without much scattering of any particular color। माना कि ब्लू कलर स्कैटर ज्यादा होता है, बट क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है ना एटमॉस्फेयर में, तो उसका प्रोपोर्शन ऐसे अलग से नहीं दिखता हमें कि ब्लू ज्यादा दिख रहा है। समझ में आया? ऐसा कोई पर्टिकुलर कलर ज्यादा स्कैटर नहीं होता है, इसलिए कोई कलर का इतना ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं आता है। समझ में आया क्या? कि वो कलर दिखाई दे। यस सर। इसलिए हेंस द स्काई इज सीन वाइट। समझ में आया? है समझ में? यस सर। अच्छा, एक और रीजन मुझे बताओ। सिग्नल वगैरह पे देखा होगा, या फिर आपने डेंजर सिग्नल जितने भी होते हैं, डेंजर समझ रहे हो ना, खतरे वाले, यस वो रेड कलर ही क्यों रखते हैं? सर, क्योंकि ज्यादा स्कैटर नहीं होता, दैट्स व्हाई। यस, बिकॉज रेड, मान लो आपने 3 कलर के सिग्नल दिए, एक रेड है ना। अब ब्लू तो बहुत जल्दी स्कैटर हो जाएगा, तो ज्यादा दूर जाएगा ही नहीं ब्लू तो हो सकता है यहीं जाके स्कैटर हो गया रास्ते में और एनर्जी पूरी खत्म होगी, जीरो यहीं तक ही गया। बट रेड तो लॉन्गेस्ट जाएगा। समझ में आया? बहुत दूर तक जाएगा रेड कलर। समझ में आया क्या? Yes, क्यों sir. जाएगा बहुत दूर तक? क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि ये स्कैटर नहीं हो पाता है छोटे छोटे पार्टिकल से। समझ में आया? यस सर। इसलिए सिग्नल रेड रखते हैं हम। रेड सिग्नल दूर तक दिखाई देता है। आपने लेजर लाइट देखी होगी, रेड की बहुत दूर तक जाती है। Yes, sir. जाती है कि नहीं जाती है ना? जाती है सर। इसके अलावा और कौन से कलर होते हैं जो ज्यादा दूर तक जाएंगे? येलो एंड एक ग्रीन। सिग्नल हम ग्रीन रखते हैं और एक येलो रखते हैं, है ना? येलो ये भी रखते दूर तक जाते हैं। समझ में हैं। आया? यस सर। बट रेड सबसे ज्यादा दूर तक जाता है, इसलिए डेंजर के लिए ये सिग्नल यूज करते। लिख लेना है कि रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल। व्हाई? उसका आंसर आप दे सकते हो। लिखो क्या उसका आंसर? सर हम लिख लेंगे। रेड कलर इज यूज्ड फॉर
डेंजर सिग्नल, बिकॉज ये वो कलर है जो सबसे कम स्कैटर होता है, सो ये सबसे दूर तक जाएगा, बाकी तो स्कैटर हो जाएंगे ना बीच में ही। यस सर, समझ में आया? यस सर।